हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम इन्वायरमेंटल लॉ का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, यानी कि इसका विश्व पर क्या प्रभाव है। और इसी में दूसरा है, पर्यावरण क्षरण तथा प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण क्षरण तथा प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की वैधानिक परिभाषा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो पर्यावरण है इसकी सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसकी परिभाषा दी हुई है इस एक्ट के धारा 2A में दी गई है, जिसके अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा इसके बीच विद्यमान परस्पर संबंध और मनुष्य, अन्य जीव जंतु, पौधे, एक सूक्ष्म जीव शामिल है। किसके अंदर? पर्यावरण के अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं। अर्थात पर्यावरण केवल प्राकृतिक तत्वों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक एवं संपूर्ण प्रणाली है, जिसमें जैविक जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि तथा अजैविक जैसे जल, वायु, मृदा, तापमान, प्रकाश आदि घटक परस्पर जुड़े होते हैं। ये जो सारे घटक हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सभी तत्व मिलकर जीवन के अस्तित्व, विकास और संतुलन को बनाए रखते हैं। अब मनुष्य को जीवित रहने के लिए सारी चीजें चाहिए, वायु भी चाहिए, मृदा, मिट्टी भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद, इसके अतिरिक्त पर्यावरण में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानव निर्मित तत्व जैसे उद्योग, इंडस्ट्री, भवन, घर, परिवहन, व्हीकल वगैरह आदि भी शामिल होते हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब ये सारी चीजें पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उद्योग है, इंडस्ट्री है, उससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को प्रभावित करेगा। घर है, घर में गंदगी होती है, साफ सफाई होती है, वो भी पर्यावरण को प्रभावित करेगा। परिवहन है, जो व्हीकल्स हैं, बस है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है या फिर साइकिल है, बाइक है, तो इनमें से निकलने वाला धुआं वो भी पर्यावरण को प्रभावित करेगा, है ना। तो इस प्रकार पर्यावरण एक गतिशील प्रणाली है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और जिसमें सभी संजीव एवं निर्जीव तत्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जीवित और अजीवित दोनों ही तत्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पर्यावरण जीवन का आधार है, जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों के अस्तित्व और सतत विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। ये पेपर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बस आपको एक्ट के नाम, केस के नाम और सेक्शन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी पेपर बहुत ईजी है। अब इसके प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। इन सभी के कारण ही तो पर्यावरण प्रदूषण फैलता है ना। पढ़ते हैं वायु प्रदूषण को, कि वायु प्रदूषण किन किन तरीकों से, जो एयर पोल्यूशन है, वो कैसे कैसे होता है। वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु में धूल, धुआं, विषैली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि तथा अन्य हानिकारक कण इस सीमा तक मिल जाते हैं कि वायु की प्रकृति शुद्धता नष्ट हो जाती है और वह जीवों के लिए हानिकारक बन जाती है। सामान्य रूप से वायु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु जब इसमें प्रदूषण तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, उत्सर्जन कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, कचरे का जलना तथा निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल शामिल है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट और जंगलों में आग भी वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, इन तरीकों से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर है इसके बाद जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण वह स्थिति है जब नदियों, झीलों, तालाबों, भूजल आदि जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, सीवेज, गंदा पानी, कीटनाशक, उर्वरक आदि मिल जाते हैं, जिससे जल की प्राकृतिक शुद्धता नष्ट हो जाती है और वह पीने, सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिए
अनुपयुक्त हो जाता है, यानी कि किसी भी लायक वो पानी नहीं रहता है। सामान्य रूप से जल जीवन का आधार है, परंतु जब इसमें प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह मानव तथा अन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर है इसके बाद जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में कारखानों से निकलने वाले विषैली रसायन, जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, जो उद्योग होता है, वहां से निकलने वाला गंदा पानी सीधा नदियों में बहाया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। नगरों का सीवेज सीधे नदियों में बहाना, कृषि में अत्यधिक कीटनाशक, जो कृषि है, जो खेत हैं, उनमें अत्यधिक सबसे ज़्यादा आजकल क्या लगाया जाता है, दवाइयाँ लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट हैं, वो सब बेकार होते जा रहे हैं और वो सेहत के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। उनका उपयोग धार्मिक क्रियाकलापों में सामग्री का जल में विसर्जन, जो नदियां होती हैं उसमें क्या करते हैं आजकल लोग, जो भगवान जी की मूर्तियां होती हैं, कांच की मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, राख है, उन सबको वहां जाके बहा देते हैं। जो जानवर होते हैं उनको पानी में डाल देते हैं, तो इससे जल प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है। प्लास्टिक है तथा प्लास्टिक और ठोस कचरे का जल स्रोतों में फेंकना शामिल है। मोस्टली लोग यही करते हैं, जो भगवान जी की मूर्ति होती हैं उन्हें जल में बहा देते हैं। कोई प्लास्टिक की मूर्ति है, कोई कांच की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति तो चलो उसमें गल जाती है, लेकिन कांच की कभी नहीं गलती, कांच उसी में पड़ा रहता है। मोस्टली लोगों को कांच की वजह से नुकसान भी हो जाता है। और कपड़े हैं जिन्हें नदियों में बहा दिया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जल प्रदूषण के। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें एक एमसी मेहता है, एमसी मेहता का फेमस केस है, वो आगे इसी वीडियो में बताऊंगी, वो भी पढ़ लेना। एमसी मेहता के केस जरूर मेंशन करना। एमसी मेहता के सारे जो केस हैं वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके एमसी मेहता के केस। ठीक है, फिर है इसका भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब भूमि में हानिकारक रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक, ठोस कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और गुणवत्ता प्रभावित होती है। उर्वरकता, फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और वह खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। जब जो जमीन है, भूमि है, धरती है, उसमें ऐसे रासायनिक पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक है, ठोस कचरा है जो जमीन पर पड़ा रहता है, औद्योगिक अपशिष्ट है, उद्योग से निकलने वाला कचरा है, ऐसे कीटनाशक दवाइयां हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं, खत्म करते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, उद्योग से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक एवं गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का भूमि में जमा होना, नगरों का ठोस कचरा तथा ई कचरा शामिल है। इसके अतिरिक्त खनन गतिविधियां और अनुचित कचरा प्रबंधन भी भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण में अत्यधिक अनियंत्रित एवं अवांछित शोर इस स्तर तक बढ़ जाता है कि वह मानव तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक बन जाता है। सामान्य ध्वनि एक सीमा तक सहनीय होती है, एक सीमा तक वो बर्दाश्त में होती है, लेकिन जब ध्वनि की तीव्रता निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो वह ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहन का शोर, हॉर्न, इंजन, औद्योगिक मशीनें, निर्माण कार्य, लाउड स्पीकर, जनरेटर, पंखे तथा शहरी क्षेत्रों की भीड़भाड़ शामिल है। विशेष अवसरों जैसे विवाह, धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों के दौरान यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। जब शादी होते हैं या फिर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो वहां पर डीजे इतने लाउड बजते हैं, इतना शोर होता है कि इंसान की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। तो ये है ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, इनसे बढ़ता है ध्वनि प्रदूषण। फिर है पर्यावरण क्षरण एवं प्रदूषण। जो पर्यावरण क्षरण है वो पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण दोनों पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाते हैं, परंतु इसका स्वरूप अलग है। पर्यावरण क्षरण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, जल, भूमि एवं जैव विविधता का अत्यधिक दोहन, विनाश या दुरुपयोग, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण की वैधानिक परिभाषा पर्यावरण अधिनियम संरक्षण 1986 की धारा 2A और धारा 2C, इन दोनों को डिफाइन किया हुआ है, जिसके अनुसार पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषकों की उपस्थिति को प्रदूषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं तो उसे पर्यावरण क्षरण कहते हैं।
जब मानव की गतिविधियों से, जो इंसान है, इंसानों की गतिविधियों से, उनके कार्य करने के तरीकों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं तो उसे पर्यावरण क्षरण कहते हैं। और जब वायु, जल, भूमि में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगर संसाधन, जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे वन है, जंगल, लकड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें नष्ट होती हैं तो उसे कहते हैं पर्यावरण क्षरण। और जब जो जल, वायु, भूमि, इन सब में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मानव स्वास्थ्य, जलवायु तथा संपूर्ण जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ये पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण, इन दोनों के बारे में बताया गया है। फिर है इसके बाद दंड का प्रावधान। जो भारतीय वन अधिनियम है 1927, उसमें दंड के प्रावधान। भारतीय वन अधिनियम 1927 वनों की सुरक्षा और उनके प्रबंधन के लिए बनाया गया है। जो भारतीय वन है उसके लिए ये एक्ट बनाया हुआ है 1927, और जो पर्यावरण है उसके लिए एक्ट बनाया हुआ है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये एक्ट है, और वन के लिए है 1927। ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट है वो बताई हुई है। इस अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित हैं, जैसे आरक्षित वनों में निषिद्ध कार्य, धारा 26। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित वन में आग लगाता है, आरक्षित वन, एक तो होते हैं आरक्षित वन और एक होते हैं संरक्षित वन। आरक्षित वन वो होते हैं जो कि पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होते हैं, और संरक्षित वन वो होते हैं जिस पर आधा कंट्रोल सरकार का होता है और वो आधा कंट्रोल जनता को देती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आरक्षित वन में आग लगाता है, पेड़ काटता है या शिकार करता है तो उसे 6 माह तक का कारावास तथा जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं, जो 500 रुपये का हो सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं। संशोधित राज्यों में जुर्माना राशि अधिक हो सकती है, जो अदर राज्य हैं उनमें जुर्माने की राशि ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और फिर है संरक्षित वनों में उल्लंघन, धारा 33। संरक्षित वन के लिए है धारा 33। संरक्षित वनों में नियमों का उल्लंघन करने पर भी 6 माह की कैद, 6 महीने की कैद, 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। तो ये 500 रुपये जो है ना, ऐसा मत समझना है कम है कि 500 रुपये क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। ये 500 रुपये 1927 के हैं। तो आज आप कैलकुलेशन करके देख लेना कि 1927 के 500 रुपये वर्तमान में कितने होंगे, 50,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने का जुर्माना उस पर लगेगा। फिर है इसके बाद जब्ती का अधिकार, धारा 52। वन अधिकारी को यह अधिकार है कि अवैध रूप से काटी गई लकड़ी, उपकरण एवं वाहन आदि को जब्त किया जा सकता है, जिससे वन अपराधों को रोका जा सके। अगर कोई अवैध तरीके से लकड़ी काटकर भर के लेके जा रहा है अपने वाहन में तो उसको जब्त कर लिया जाएगा ताकि अपराधों को रोका जा सके। फिर है जालसाजी के लिए सजा। जालसाजी सेक्शन 63। यदि कोई व्यक्ति वन चिन्हों को बदलता है या नष्ट करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। कोई जालसाजी करता है, फौजरी करता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। फिर है केस MC मेहता के। MC मेहता के सारे ही केस अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़रूरी हैं, और आपको ये अब प्लस आगे भी ये केस आपके काम आएंगे। ठीक है, MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 का एक केस है। यह भारत का एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय मामला है जिसमें याचिकाकर्ता MC मेहता ने गंगा नदी के प्रदूषण के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में यह पाया गया कि कानपुर के टेनरी उद्योग, चमड़ा उद्योग बिना उपचार किए हुए अपशिष्ट सीधे गंगा नदी में छोड़ रहे थे, जिससे नदी का जल अत्यधिक दूषित हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया जो प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 स्वच्छ जल और वायु के अधिकार को शामिल करता है। इस केस ने भारत में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और पर्यावरण न्यायशास्त्र को मजबूत किया। ठीक है, ये MC मेहता का केस है गंगा नदी से संबंधित। फिर है इसके बाद इसका दूसरा केस वन रेंज अधिकारी बनाम P मोहम्मद अली 1993 का एक केस है। इस मामले में आरोपी के पास अवैध रूप से काटी गई लकड़ी पाई गई थी। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास वन उपज
अवैध रूप से पाई जाती है तो यह माना जाएगा कि उसने वन अधिनियम का उल्लंघन किया है, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न कर दे। अगर वो यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसने चोरी नहीं की या फिर उसने वो लकड़ी नहीं काटी अवैध रूप से, तब तक माना जाएगा कि वो अपराधी है। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने वन अपराधों के प्रति स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्रोच अपनाया और अवैध कटाई को रोकने के लिए कठोर दंड को उचित ठहराया। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। उपरोक्त से स्पष्ट है, जो भी ऊपर कहा गया है उन सब से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण मानव जीवन एवं प्रकृति के लिए गंभीर समस्या है। वायु, जल, भूमि आदि के प्रदूषण से स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927 जैसे कानून इसके नियंत्रण हेतु दंड का प्रावधान करते हैं। साथ ही MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों में स्वच्छ पर्यावरण को मौलिक अधिकार माना गया है या फिर माना है। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों का पालन और जागरूकता दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, अब इसके ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मुझे लगा ठीक है मैंने बनाए हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो, इस क्वेश्चन की कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे सेक्शन है, केस हैं, ये हेडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। इसकी जो परिभाषा है 2A में बताई गई है। जैविक अजैविक दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव निर्मित तत्व, उद्योग वगैरह एक दूसरे से परस्पर संबंध रखती हैं। जो पर्यावरण है उसमें जीवन का आधार है। फिर इसके ये प्रकार हैं, प्रकार में ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को, ठीक है, इसमें ये कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, औद्योगिक धुआं, उद्योग से निकलने वाला धुआं, वाहन से निकलने वाला धुआं, ईंधन जो जलाया जाता है, कूड़ा करकट कचरा जलाया जाता है उससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। फिर जल प्रदूषण है जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से निकलने वाला कचरा सीधा सीवेज से होकर गंगा नदी में बह जाता है। फिर कीटनाशक, उर्वरक, गंगा प्रदूषण का आप इसमें उदाहरण दे सकते हो कि जल को कैसे कैसे प्रदूषित किया जा रहा है। फिर इसके बाद भूमि प्रदूषण, जिसमें रासायनिक उर्वरक हैं जो कि भूमि की फर्टिलिटी को, भूमि की गुणवत्ता को कम करते हैं। प्लास्टिक कचरा जो कि भूमि पर जमा रहता है, ई कचरा है। उर्वरकता की कमी, जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता की कमी हो जाना, फर्टिलिटी कम होना। ध्वनि प्रदूषण, वाहन, मशीनों से निकलने वाली ध्वनि, लाउड स्पीकर, शहरी शोर या फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो विवाह हैं, विवाह में बजने वाला डीजे या फिर धार्मिक कार्यों से होने वाले शोर, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण क्षरण, इसमें कहा गया है कि जो पर्यावरण क्षरण है उसमें है प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होना, दुरुपयोग, वनों की कटाई, ठीक है, और जो मानव द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण किया जाता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसे कहते हैं पर्यावरण का प्रदूषण। और प्राकृतिक संसाधनों का जहाँ विनाश होता है उसे कहते हैं पर्यावरण क्षरण। फिर भारतीय वन अधिनियम एक अधिनियम बनाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो आरक्षित वन है इसमें कोई भी अवैध तरीके से लकड़ी वगैरह काट कर ले जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, 500 रुपये का जुर्माना भी है। धारा 26 में, धारा 33 में आरक्षित वन के लिए हैं। धारा 52 में जो वाहन वगैरह होंगे जिसमें आप लकड़ी काट कर भर के लेके जा रहे हो या फिर आपके कोई औजार होंगे उनको जब्त कर लिया जाएगा। जालसाजी के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। अगर आप जो वन के चिन्ह हैं उनको बदलते हैं या उनका विनाश करते हैं, खत्म करते हैं तो आपको पनिशमेंट होगी। 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों हो सकता है। फिर वन रेंज अधिकारी बनाम P मोहम्मद अली 1993 का ये केस है। इसमें अवैध रूप से काटी गई लकड़ी उसके पास पाई गई थी जिसमें कहा गया था कि ये अधिनियम का उल्लंघन है। कौन सा अधिनियम? वन अधिनियम 1927 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और इसमें एक ये केस भी है जिसका नाम आपको लिखना ही लिखना है, इस नाम को अच्छे से याद कर लेना। MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 का ये केस है, गंगा नदी के प्रदूषण से रिलेटेड। ठीक है, गंगा में होने वाले, नदी में होने वाले प्रदूषण से रिलेटेड ये केस है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, पर्यावरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगी। बहुत सारे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हैं जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि आरक्षित वन को डिफाइन कीजिए, संरक्षित वन को डिफाइन कीजिए, जब्ती किसे कहते हैं ये डिफाइन कीजिए। तो इनके सेक्शन आप याद रखना, ये केस आप याद रखना। जो एक्ट है 1927 वन अधिनियम के अंतर्गत जो है
मतलब ये जो एक्ट है इसका नाम याद रखना, जो 1986 वाला एक्ट है इसको याद रखना। ठीक है। पर्यावरण क्षरण का क्या मतलब होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है इनका विनाश होता है तो पर्यावरण क्षरण कहलाता है। और अगर पर्यावरण प्रदूषण मानव के कार्यों द्वारा होता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें एक निष्कर्ष भी आप लिख देना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।